नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए सियासी बिसात पूरी तरह से बिछ चुकी है और इन सब के बीच आपको बता दें, हर किसी को इंतजार है कि आचार संहिता कब लगेगी। आचार संहिता कब लगने वाली है, क्योंकि हर राजनीतिक दल, यहां तक कि प्रशासनिक अधिकारी भी इस बात का गंभीरता से इंतजार कर रहे हैं कि आचार संहिता कब लगने वाली है। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बैठक हो चुकी है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, आपको याद है, 48 घंटे पहले कैबिनेट की बैठक की थी, 100 से ज्यादा योजनाओं पर घोषणा की थी। ठीक उसके बाद फिर उन्होंने करीब 53,000 करोड़ की घोषणाएं कर दी और शिलान्यास, लोकार्पण कर दिया। इसके साथ छत्तीसगढ़ में भी चुनाव अधिकारियों की बैठक चल रही है और बैठक चुनाव अधिकारियों की इसलिए चल रही है कि चुनाव की स्थिति को क्या है, तमाम सारी परिस्थितियां हैं। दोनों ही राज्यों ने अपनी अपनी रिपोर्ट केंद्रीय चुनाव आयोग को भेज दी है। अब आचार संहिता कब लगेगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से इनपुट एडिटर राकेश कुमार सिंह जुड़ेंगे। वो आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि तमाम सारी परिस्थितियों के बीच अब हर राजनीतिक पार्टी इस बात का इंतजार कर रही है कि आचार संहिता कब लगेगी। चूंकि श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, श्राद्ध पक्ष चलने के कारण कांग्रेस ने अब तक अपनी सूची को नहीं निकाला है। हां, इतना जरूर है कि कांग्रेस ने करीब 100 उम्मीदवारों को फोन कर यह कह दिया है कि आप अपने विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा की तैयारी शुरू कर दिए, यानी कि पब्लिक के बीच जाइए, उनसे मेलजोल बढ़ाइए और उनसे आप ये कहिए कि मुझे इस विधानसभा में आपको सपोर्ट करना है, सहयोग करना है। और जो स्थानीय समीकरण होते हैं, स्थानीय समीकरण मतलब कि कौन किस जाति का है, कौन किससे जुड़ा हुआ है, किसे जोड़ना है, किसे तोड़ना है, वो आप पूरा समीकरण बिठा लीजिए, क्योंकि आपका टिकट फाइनल हो चुका है। करीब 100-125 लोगों को कांग्रेस ने यह फोन कर सूचना दे दी है। उनमें करीब 75 विधायक हैं और इसके अलावा बाकी के लोग जो कुछ चुनाव हार गए हैं विधानसभा से और कुछ नए लोग हैं, उन्हें भी इस बात की सूचना दे दी गई है। यही स्थिति करीब करीब छत्तीसगढ़ में है, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो बीजेपी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम अपने सांसद और केंद्रीय मंत्रियों को भी चुनाव लड़ा रहे हैं और यह संकेत भी साफ हो चुका है। लेकिन इन सब के बीच जो स्थिति है, वो स्थिति कुछ ऐसी ही है कि अब सबको इंतजार है, क्योंकि चुनाव आचार संहिता लगते ही इस बात की स्थिति हो जाएगी कि अब कौन किसके सामने खड़ा होगा। हमारे पास कुछ गेस्ट जुड़े हैं, उनसे हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। मेरे प्रोड्यूसर की आवाज नहीं आ रही है, मैं एक बार उनसे यह कहूंगा कि वो बताने की कोशिश करें। हाँ, राकेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि इंडिया न्यूज के इनपुट एडिटर हैं और गृह मंत्रालय से लेकर चुनाव आयोग से लेकर या करीब करीब हर केंद्र सरकार के मंत्रालय में उनकी गंभीर पकड़ है। राकेश, पूरे देश को इंतजार है कि 5 राज्यों में आचार संहिता कब लगने वाली है, क्योंकि वहां के नेताओं को इंतजार है, वहां चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को इंतजार है, स्टार कैंपेनर को इंतजार है और उसके साथ साथ सबसे ज्यादा इंतजार इस बात का है कि प्रशासनिक अधिकारी, क्योंकि उन्हें यह तय करना है कि आचार संहिता लग जाए तो सरकार की तरफ से या राजनीतिक दलों की तरफ से या मंत्री बैठे हैं जो विभागों में, उनकी तरफ से कुछ ऐसा ना हो जाए जो गलत संकेत जाए। आपके पास क्या जानकारी है, क्या इनपुट है, आचार संहिता कब लग सकती है? देखिए मनोज जी, आज चुनाव आयोग में महत्वपूर्ण बैठक हुई है और इस बैठक में जो 5 राज्यों में, जिसमें से मध्य प्रदेश एक है, वहां पर और छत्तीसगढ़, उसको लेकर क्या चुनावी तैयारी है, उससे चुनाव आयोग ने पूरी तौर पर मंथन किया है। जो रिपोर्ट्स था उस पर चर्चा की गई, किस तरह से सुरक्षा बल तैनात होंगे, किन किन चीज़ों की ज़रूरत और पड़ेगी, तो तमाम चीज़ों की जो आज चुनाव आयोग ने वो तैयारी कर ली है और चुनाव आयोग इस बात को लेकर संतुष्ट है कि जो तैयारी है वो जो है पूरी तौर पर पूर्ण है। अब जो सूत्रों से, चुनाव आयोग के सूत्रों से जो हमारे पास जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक चुनाव की तिथि का ऐलान जो है चुनाव आयोग अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी बुला सकती है। मसलन बात करें कल, और कल के बाद अगर कल नहीं होता है तो अगले सप्ताह चुनाव मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव के तिथियों का ऐलान के लिए चुनाव आयोग के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, कभी भी ऐलान हो सकता है। ये चुनाव आयोग के टॉप सोर्सेज ने इस बात की जानकारी दी है मनोज जी कि पूरी तैयारी है और ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग, जैसा कि आप जानते हैं
कि चुनाव आयोग तिथियों के ऐलान में सरकार से भी संपर्क में रहता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार से जो एक तरह से उनसे नोट मिलते ही इस पर जो है तारीखों का प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग पूरी तौर पर तैयार है और इसकी घोषणा चुनाव आयोग कभी भी कर सकती है। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक अगले सप्ताह, अगर कल नहीं होता है तो अगले सप्ताह जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव के तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कर देगा। अच्छा, एक चीज मेरी समझ में नहीं आ रही राकेश, आप कह रहे हैं कि अगर कल नहीं होगा तो फिर अगले सप्ताह होगा, यानी कि स्पष्ट तौर पर देखें तो संडे को आप छोड़ रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि चुनाव की घोषणाएं रविवार को भी चुनाव आयोग कर चुका है। हाँ, चुनाव आयोग, आपने सही कहा मनोज जी, चुनाव के तिथियों का ऐलान चुनाव आयोग रविवार को भी करता रहा है। लेकिन अगर कल नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में जो हमारे पास जानकारी है, कुछ जो अंदरूनी सूत्र हैं वो साफ तौर पे इस बात पर जानकारी दे रहे हैं कि अगर कल नहीं होता है तो अगले सप्ताह इसकी चुनाव की तिथियों का ऐलान चुनाव आयोग करेगा। लेकिन तैयारी पूरी तौर पर है। आज जो है चुनाव आयोग ने जो अपने पर्यवेक्षक थे उसकी रिपोर्ट पर सारे चीज़ों का मंथन किया गया। साथ ही साथ स्टेट का जो दौरा किया गया था, चुनाव आयोग ने जो दौरा किया था, उसकी पूरी तौर पर जो है कार्यवाही जो की गई थी, चाहे सुरक्षा बल की हो, चाहे पर्यवेक्षक की तैनाती हो, तमाम बिंदुओं को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई और उसमें ये तय किया गया है कि जो तैयारी है पूर्ण है। ऐसे में तिथियों के ऐलान किसी भी वक्त चुनाव आयोग कर सकता है। एक चीज मैं देखना चाह रहा हूं, क्योंकि अचानक से तेजी आई है। पिछले करीब 48 घंटे के आसपास देखें तो शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, उनकी अंतिम कैबिनेट की बैठक थी। उस बैठक में करीब 100 से ज्यादा परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी गई, क्योंकि जनप्रतिनिधियों का दबाव होता है कि साहब मेरे यहाँ के सड़क के डलवा दीजिए, फलानी जगह स्कूल डलवा दीजिए, फलानी जगह अस्पताल डलवा दीजिए, तो वो हरी झंडी दे दी गई और कैबिनेट में पास हो गया। इसके साथ साथ आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 53,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की घोषणा कर दी, या एक तरह से उनको हरी दे दी। तो चुनाव आयोग की तारीखों की लाल झंडी के पहले हरी झंडी सरकार दे रही है। यही हड़बड़ाहट और यही जल्दबाजी हम राजस्थान में भी देख रहे हैं। आनंद फानंद में कैबिनेट की बैठक बुलाई जा रही है, कैबिनेट की बैठक बुला के तमाम सारी घोषणा कर दी। छत्तीसगढ़ में भी यही हो रहा है और आज प्रियंका गांधी पहुंची और वहां पर उन्होंने कई सौ करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण कर दिया। अमित शाह जो कि देश के गृह मंत्री हैं, चूंकि वो नक्सल प्रभावित राज्य इसलिए क्योंकि तेलंगाना भी नक्सल प्रभावित है, छत्तीसगढ़ भी नक्सल प्रभावित है। और आपको याद होगा कि हमेशा चुनाव के बहिष्कार को लेकर आगे कदम उठाता रहा है नक्सलवाद। पर्चे फिकना शुरू हो गए हैं कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे और नक्सलवाद में इस तरह की चीजें गर्माहट आ चुकी है। इसलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय भी नक्सलवाद को लेकर गंभीर है, इसलिए उसको लेकर भी बैठक हो चुकी है नक्सलवाद की। आज ही ये बैठक थी, कई सारे अधिकारी और कई राज्यों के प्रतिनिधि उसमें शामिल हुए। तो कुल मिलाकर ये चुनाव के पहले जो एक तरह से जल्दबाजी देखी जा रही है, तेजी देखी जा रही है, घोषणाएं करी जा रही है, राज्य सरकार तुरंत अपने फैसले ले रही है, उस फैसलों को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए मनोज जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि जिस तरह से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य के जो मुखिया हैं, जिस तरह से घोषणाएं की जा रही हैं, उससे साफ है उनको भी इस बात का ये जानकारी है कि चुनाव आयोग जो है कभी भी तिथियों का ऐलान कर सकता है। और इसलिए इसमें जो तेजी आई है, इससे उम्मीद की जा रही है कि चुनाव आयोग जो है, क्योंकि मध्य प्रदेश के नेताओं से या छत्तीसगढ़ के नेताओं से मेरी बातचीत हुई तो उनका साफ तौर पे कहना था कि चुनाव की तिथि कभी भी ऐलान हो सकता है और इसलिए हमें जो प्रमुख योजनाएं हैं, जो योजनाओं से हमें लाभ मिल सकता है, उसकी हम घोषणा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे राकेश, आपने विस्तार से हमको जानकारी दी। तो कुल मिलाकर यह समझा जा सकता है कि उम्मीद यह की जा रही है कि कल चुनाव आयोग यानी कि 7 तारीख को चुनाव आचार संहिता लग सकती है, चुनाव की तिथियों की घोषणा हो सकती है। और जैसा कि राकेश कह रहे हैं कि अगर कल नहीं हुआ
तो हो सकता है कि आने वाले 48 घंटे में, आने वाले 72 घंटों में इन चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाए और उसके बाद एक तरह से चुनाव की रणभेदी बच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे राकेश आपका, क्योंकि पूरा देश ये जानना भी चाहता है, खासकर 5 राज्य जहां पर की चुनावी हलचल है बहुत महत्वपूर्ण है। 2024 के पहले 2023 का चुनाव, जहां पर कि हर राजनीतिक पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कांग्रेस और बीजेपी ने। क्योंकि अगर तेलंगाना को छोड़ दिया जाए और मिजोरम को छोड़ दिया जाए तो बहुत ज्यादा उत्साह इन दोनों ही पार्टियों में नहीं है। कांग्रेस कुछ उम्मीद बनाकर बैठी हुई है कि शायद कुछ उम्मीद वहां पर हो। शुक्रिया हम करेंगे राकेश का। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी की चर्चा तो हम करते हैं, लेकिन कुछ संगठन हैं, उन संगठनों के इर्द गिर्द भी राजनीति हो रही है। इसे आपको समझने की जरूरत है। समझने की जरूरत क्यों है? आपने अभी हाल ही में देखा कि मध्य प्रदेश में बीएसपी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में समझौता हुआ और समझौता होकर यह तय हुआ कि 230 सीटों पर, मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। यह क्यों हुआ मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ एक और संगठन है जो आदिवासी इलाकों का है। मैं वो तमाम सारी मैं बात जयेश का कर रहा हूं, वो तमाम सारी चीजें हैं, वो तमाम सारे पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, उन पर चर्चा करूंगा कि आखिर जयेश क्या है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक और संगठन है जयेश, जो आदिवासी इलाकों का है, आदिवासी सीटों पर उसका असर है। वो जयेश क्या कर रहा है? मध्य प्रदेश की अगर राजनीति की बात करनी हो तो आप जयेश की बात जरूर कीजिए। जी हां, क्यों कीजिए? क्योंकि विधानसभा चुनाव के लिए सियासी बिसात पूरी तरह से बिछ चुकी है। गैर राजनीतिक दल जयेश भी चुनावी ताल ठोक चुका है। हालांकि जयेश अब 2 भागों में बंट चुका है, एक राष्ट्रीय जयेश है और दूसरा जयेश है। राष्ट्रीय जयेश के अध्यक्ष हैं हीरा लाल अलावा, जो मौजूदा समय में मनावर से विधायक है। इन्होंने 2018 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के सिंबल पर लड़ा था। तो वही जयेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं अंतिम मुजाल्दा। हालांकि यह कहा जाता है कि डॉक्टर आनंद राय इनके पीछे है और अभी पर्दे के पीछे वो संगठन को चला रहे हैं। जयेश का प्रभाव प्रदेश के 5 जिलों में, और ये 5 जिले मालवा के हैं, ये 5 जिले आदिवासी बाहुल्य हैं। ये 5 जिले कौन से हैं? धार, बड़वानी, अलीराजपुर, रतलाम, झाबुआ, ये 5 जिले हैं। अब जयेश और राष्ट्रीय जयेश दोनों प्रदेश की सभी सीटों पर प्रत्याशी खड़ी करने की बात कर चुके हैं। अब जो समीकरण है उस समीकरण को समझिए, क्योंकि अलावा भी 80 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करने की बात कर चुके हैं और जयेश हैं जिसके प्रदेश अध्यक्ष हैं अंतिम मुजाल्दा, वो भी सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करने की बात कर चुके हैं आदिवासी प्रभावित सीटों पर। अब खेल क्या है? ये दोनों ही गुट जयेश के कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के संपर्क में। राष्ट्रीय जयेश और जयेश, यानी कि जयेश जो प्रदेश का जयेश, डॉक्टर आनंद राय के प्रमुख, हीरालाल अलावा, अंतिम मुजाल्दा पहले एक साथ थे। ये तीनों एक साथ थे, एक साथ मिलकर इन्होंने जयेश को बड़ा किया। कुछ और लोग भी थे इसके पीछे। अब समझने की जरूरत है कि जयेश क्यों महत्वपूर्ण है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से 47 सीटें आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। कितनी हैं? 47। इसके अलावा 84 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर कि आदिवासी वोटरों का अच्छा खासा प्रभाव, 84 जो हार जीत का अंतर तय करती है। एक तरफ 47 जहां से कि चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, आपको प्रत्याशी देना ही है आदिवासी। लेकिन 84 सीट मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आदिवासी वर्ग के लोग हैं, 20 से 22%। 84 सीटों पर यह असर डालते हैं। लेकिन दुर्भाग्य कि मध्य प्रदेश को आदिवासी मुख्यमंत्री मिल नहीं पाया। इसकी मांग उठती रही और कई सारे इलाके, अगर महाकौशल का एक इलाका देखा जाए जो आदिवासी बाहुल्य है, जिसमें डिंडोरी, अनूपपुर, बालाघाट, मंडला, ये तमाम इलाके गौड़ आदिवासी ज्यादा रहते हैं। दूसरा एक यहां पर आ जाए आप मालवा बेल्ट में, 5 जिलों का मैंने जिक्र किया, बड़वानी, धार, झाबुआ, रतलाम, ये 5 जिले हैं जो कि आदिवासी प्रभावित जिले, आदिवासी बाहुल्य जिले।
और जैस यहीं पर ज्यादा सक्रिय है। मैंने आपको बताया ये सब पहले एक थे, लेकिन अब जैस भी दो भागों में टूट गई। अलावा ने कांग्रेस से बात की और कहा कि मुझे 5 सीट दे दीजिए। अब एक विडंबना और है, इसको समझिए। जैस चाहे वो राष्ट्रीय हो या दूसरी जैस हो, मुजालदा वाली जैस हो, दोनों के पास चुनाव लड़ने के लिए कोई सिंबल नहीं है। और अगर सिंबल नहीं है तो आप चुनाव इस पर नहीं लड़ सकते। आपको चुनाव लड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट लेना पड़ेगा, या तो कांग्रेस का लेना पड़ेगा या बीजेपी का लेना पड़ेगा। तो अलावा पिछली बार कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ गए और विधायक बन गए। उनकी महत्वाकांक्षाएं आगे बढ़ गई, कांग्रेस के नेताओं ने उनको सपोर्ट कर दिया, लिहाजा डॉक्टर आनंद राय और मुजालदा ये पीछे छूट गए। जैस बढ़ गया। अब जैस की कमान अंतिम मुजालदा पर है। पर्दे के पीछे डॉक्टर आनंद राय हैं, जिन्होंने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, जो कि लंबे समय तक सरकार से लड़ते लड़ते संघर्ष करते रहे। कमलनाथ से अलावा ने कहा मुझे 4 से 5 सीट चाहिए। कांग्रेस ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि आपको मनावर सीट, जहां से आप विधायक हैं, अगर आपको वो लेना है तो लीजिए, वरना हम आपसे कोई समझौता नहीं कर रहे, हम आपको कोई टिकट नहीं दे रहे। तो उम्मीद ये की जा रही है कि अलावा कांग्रेस की उसी सीट से चुनाव लड़ जाएंगे। हालांकि कांग्रेस के लोग अलावा का विरोध कर रहे हैं, हीरा अलावा का विरोध कर रहे हैं। और प्रियंका गांधी की सभा में आपने देखा कि कई सारे उनके खिलाफ नारेबाजी भी हुई, बहुत वहां पर हुड़दंग हो गया था। अब ये दूसरी जो जैस है, अंतिम मुजालदा, जानकारी आ रही है कि ये बीजेपी के संपर्क में, क्योंकि कांग्रेस से तो चिपक लिए हीरालाल अलावा, अब अंतिम मुजालदा बीजेपी के संपर्क में। अब यह कहा जा रहा है कि अगर इनका समझौता हो गया तो जैस अंतिम मुजालदा की वो बीजेपी के सपोर्ट में रहेगी। बीजेपी के कहने से या बीजेपी के साथ जो भी उनका गठजोड़ हो, समझौता हो, उनके हिसाब से वो टिकट वितरण में भागीदारी निभाएगी, या उनके हिसाब से वो उम्मीदवार भी खड़े कर सकती है। हराने और जीतने का खेल जो कि अक्सर राजनीति में चलता है, ठीक वैसे ही जैसे बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में समझौता हो गया है, टिकट मिलेंगे। वो टिकट क्या कहानी कहेंगे, वो टिकट किसको पता चल जाएगा तब जब आप उनकी सूची देखेंगे। यानी कि ये छोटे छोटे दल हैं। अब जैसे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, उसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं बचा, लेकिन अमरवाड़ा, जहां से कि भट्टी को टिकट दिया गया, मोनिका भट्टी को, वो एक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बड़े नेता जो कि अब नहीं है, उनकी बेटी। तो उस बेल्ट में असर है। लेकिन मध्य प्रदेश में करीब 50 ऐसी सीटें जिनकी हार जीत का अंतर 200 से लेकर और 3000 तक हो सकता है। बहुत नेक टू नेक चुनाव होने वाला है। उसमें हराने और जिताने का खेल चलेगा। तो बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठबंधन, इनके उम्मीदवारों की सूची जो आपको बताएगी कि वो जो उम्मीदवार हैं वो किसके कहने पे, किस राजनीतिक पार्टी के समझौते के कहने पर दिए जा रहे हैं, यानी वो किसको जिताएंगे और किसको हराएंगे, वो सूची जारी होने के बाद आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। जैस अगर हीरा अलावा मान गए तो मनावर से टिकट मिल जाएगा, बाकी वो कांग्रेस के हिसाब से चीजों को तय करेंगे। और एक और जैस जो कि अंतिम मुजालदा, जिसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी बात अभी बीजेपी से चल रही है। वो जो उम्मीदवार तय करेंगे, वो किसको हराने और किसको जिताने का खेल होगा, यह भी जरूरी है। इसलिए मध्य प्रदेश के रणनीतिकार, मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर राजनीतिक पंडित बहुत जल्दबाजी में अगर किसी परिणाम पर पहुंच रहे हैं तो ना पहुंचे, क्योंकि मध्य प्रदेश का चुनाव बहुत रोचक होने वाला है। 2018 में जो परिणाम आया था उसी के इर्द गिर्द यह परिणाम रहने वाला है। और देखिए आज 6 अक्टूबर है। 6 अक्टूबर 2023 को हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं, आचार संहिता नहीं लगी है। 2023 का विधानसभा चुनाव परिणाम 2018 के इर्द गिर्द आएगा। 5 से 8 सीट ऊपर नीचे किसी को भी मिल सकती है, क्योंकि इस चुनाव में राष्ट्रीय नेता नहीं, प्रदेश के नेता नहीं, बल्कि उम्मीदवार बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और उम्मीदवारों के साथ, उम्मीदवारों के यहां पर जो हराने और जिताने का खेल छोटी पार्टी निर्दलियों का होगा, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। और इसमें बीजेपी एक बड़ी रणनीति तय कर रही है। इस चीज को समझिए।
इसलिए मध्य प्रदेश को लेकर बहुत जल्दी में मत रहिए। हर राजनीतिक पार्टी, कांग्रेस भी और बीजेपी, बहुत संभल कर चल रही है, बहुत संभल कर रणनीति बना रही है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां जान रही हैं कि नजर हटी और दुर्घटना घटी। इसलिए किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उनको किसी भी बड़े चेहरे की चिंता नहीं है। प्रदेश के किसी बड़े चेहरे की चिंता नहीं है। जी हां, आप जिन लोगों की तस्वीर देख रहे हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। ये खेल, ये विधानसभा चुनाव सिर्फ और सिर्फ उम्मीदवार पर निर्भर होगा और इस विधानसभा चुनाव का परिणाम भी उम्मीदवारों के इर्द गिर्द आएगा। बहुत रोचक परिणाम आने वाला है मध्य प्रदेश का, इंतजार करिए। आप मुद्दे की बात देखते रहिए, आपको पता चलता रहेगा कि मध्य प्रदेश की राजनीति में, मध्य प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम में क्या कुछ घटने वाला है। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।